दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे। ग्लोबल इंडिया के खास अंक में इस बार भारत में आतंकवाद निरोधक कानून की चपेट में आने वाले बेकसूर लोगों की बेबसी, ब्रिटेन में भी सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच संतुलन का जटिल सवाल। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के पूरी तरह हटने की बात से चिंतित भारत, अमेरिका के विशेष दूत जेम्स डॉबिन से खास बातचीत। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे डॉल्फिन्स की अक्लमंदी के नए सबूत, सीटियां बजाकर पुकारती हैं एक दूसरे का नाम। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की इस खास कड़ी में। इस बार हम बात करेंगे आतंकवाद की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए बनाए गए सख्त कानूनों की और उनकी चपेट में आने वाले कुछ बेकसूर लोगों की। सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच की रसाकशी में पहले बात भारत की, जहां आतंकवाद निरोधक कानून के तहत शक के आधार पर लोगों को 6 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने महीनों हिरासत में गुजारे और तहकीकात के बाद उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन एक बार आतंकवादी का ठप्पा लगने के बाद कैसी होती है उनकी जिंदगी? बीबीसी की खास रिपोर्ट। चेहरे पर लाली, गठा हुआ बदन, हाव भाव में झलकता हुआ आत्मविश्वास। तारिक अहमद डार को देखकर नहीं लगता कि वे भारी मुसीबत झेल चुके हैं। मॉडलिंग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे तारिक पर जासूसी करने और आतंकवादी होने का इल्ज़ाम लग चुका है। आप यकीन मानेंगे, मुझे लग रहा था या अल्लाह, मैं ये सब होने से पहले मर क्यों नहीं गया। मैंने दिल्ली स्पेशल सेल में जब मुझे ले जाया जाता था कोर्ट में, मैंने कई बारी दुआ की अल्लाह से, अल्लाह ये ऐसा दाग लगने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। भारतीय कश्मीर में पैदा हुए तारिक बांग्लादेश में काम करने लगे थे। वहीं पर साल 2006 में उन्हें भारतीय जासूस बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। 1.5 महीने तक वो जेल में रहे, फिर उन्हें भारत भेज दिया गया। पर दिल्ली पहुंचते ही भारतीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस बार आरोप आतंकवादी होने का था। 3 महीने तक पूछताछ चली पर सबूत नहीं मिले। आखिरकार इल्ज़ाम वापस ले लिए गए और अब वो मुंबई में एक नई जिंदगी बसाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन मोहम्मद रईसुद्दीन पर एक बार लगा आतंकवादी का ठप्पा बरसों बाद भी उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा। 2007 के बाद जब हम इस तरह के इल्ज़ामात में जाकर बाइज़्ज़त बरी होने के बाद आहिस्ता कर करके अभी हम सेटल हो रहे थे, समाज में या कारोबार में कहीं भी सेट हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। तो ये फिर फरवरी में जो धमाके हुए, उसके बाद फिर पुलिस जो बुलाना, हरासमेंट करना, सुबह बुलाना, शाम को छोड़ना, इस तरह से बहुत सारे लड़कों को फिर डिस्टर्ब हुआ। मई 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में बम धमाके हुए। मोहम्मद रईसुद्दीन समेत करीब 100 लोगों को इनकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला पर रईसुद्दीन के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। जेल में 1.5 साल काटने के बाद वो बरी हो गए। आतंकवादियों की खोज में ऐसे निर्दोष लोग पकड़े जाएं तो इनका दोषी किसे माना जाए? इस लड़ाई में देखिए, जब तक आप एक सख्त रवैया दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे तब तक आप इससे नहीं निपट सकते, क्योंकि जो आतंकवादी हैं वो तो कोई कानून नहीं मानते। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए आप अगर सख्त रवैया नहीं अपनाएंगे और उस सख्त रवैये में कुछ बेगुनाह आदमी ज़रूर फंसेंगे और सजा पाएंगे, दुखी होंगे। इसके लिए अफसोस जाहिर किया जा सकता है। प्रकाश सिंह ये भी कहते हैं कि गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन जानबूझकर किसी को प्रताड़ित किया गया है तो ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। कई जानकारों के मुताबिक बहुत गलत गिरफ्तारियां सब कुछ जानते बूझते की जाती हैं। धमाका हो जाता है तो उस हलके के पुलिस अफसर इंचार्ज जो होता है उसकी नींदें खराब हो जाती है। उस प्रेशर से रिलीज होने के लिए वो अपने करीब के मोहल्ले के रिकॉर्ड पर कुछ ऐसे बच्चे 18 से 25 साल की उम्र के दरमियान के, उनको उठा के सस्पेक्ट में डाल देते हैं। ये बहुत गलत है। कानून और उन्हें लागू करने वालों की चक्की में पिसे इन लोगों की लड़ाई अब भी जारी है। रईसुद्दीन अब अपने जैसे दूसरे बेकसूर लोगों के साथ मिलकर
पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे का केस लड़ रहे हैं। हैदराबाद में उमर फारूक के साथ मुंबई से जुबैर अहमद, BBC। इसी मुद्दे पर कुछ समय पहले मैंने लंदन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज में लॉ के प्रोफेसर और मानवाधिकार मामलों के अंतर्राष्ट्रीय जानकार सतविंदर जस से बात की और उनसे पूछा कि इस तरह एंटी टेररिज्म लॉ में बिना सबूत के लोगों को हिरासत में रखना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। वजह क्या है इसकी? हर एक हुकूमत और सरकार का ये बहुत अहम फ़र्ज़ है कि अवाम की हिफाजत करनी। तो जो जनरल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है वो है क्रिमिनल लॉ का, स्टैंडर्ड क्रिमिनल लॉ। आपके पास एविडेंस है, आप एविडेंस पेश करें अदालत में, कोर्ट में, और आप प्रोसिक्यूट करें। अगर एविडेंस नहीं है तो आप पहला कदम ही ना उठाएं। लेकिन ये जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ है अब पिछले 10 साल से, इसमें से एक नया कोई डेवलपमेंट हुआ है। ये जो अपने हॉस्टिलिटीज़ ऑन द बैटलफील्ड जब होती हैं, तो आपके पास, हुकूमत के पास ये पावर है कि किसी भी एनिमी एलियन को डिटेन कर सके इंडेफिनेटली अंटिल द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हॉस्टिलिटीज़ कब एंड होती है? जो अमेरिका ने जो ट्रेंड शुरू किया है कि कम से कम 50 मुल्कों में ये हॉस्टिलिटीज़ का उन्होंने ये प्रिंसिपल लेकर डिटेंशन विदाउट ट्रायल शुरू किया है। अब हिंदुस्तान में देखिए, पहले से भी नक्सलाइट मूवमेंट चलती थी। आप सभी हिंदुस्तान को तो नहीं बना सकते एक बैटल ग्राउंड जहाँ के आप हॉस्टिलिटीज़ का नारा लाकर डिटेंशन करें विदाउट ट्रायल। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में आप लिबर्टी को, आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकते। प्रोफेसर जस से ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे और जानेंगे कि भारत के मुकाबले ब्रिटेन में कैसा है आतंकवाद निरोधी कानून और क्या होता है जब ब्रिटेन में किसी बेगुनाह पर लग जाता है आतंकवादी होने का ठप्पा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा BPL महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रुपए तक का नगद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर,
वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज़ है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हम बात कर रहे हैं आतंकवाद विरोधी कानून और मानवाधिकार के बीच संतुलन की। भारत के मुकाबले ब्रिटेन में आतंकवाद विरोधी कानून में आरोप तय किए बगैर किसी को 14 दिन से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। लेकिन 11 सितंबर 2001 के बाद ब्रिटेन ने आतंकवाद की चुनौती से निपटने का एक नया अलग रास्ता निकाला है, जिसके तहत संदिग्ध लोगों को जेल में डालने के बदले उन पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं। कंट्रोल ऑर्डर नाम की ये नीति 2005 में लागू की गई। इसके दायरे में वो लोग आए जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का शक तो था, लेकिन सबूत न होने के चलते उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लेकिन कंट्रोल ऑर्डर के तहत ऐसे लोगों पर बेमियादी समय तक कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। कुछ साल बाद कंट्रोल ऑर्डर्स के खिलाफ विरोध की आवाज तेज हुई और सरकार को इनकी समीक्षा करनी पड़ी। अब इन्हें कुछ नरम कर टेररिज्म प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन मेजर्स यानी TPIM का नाम दिया गया है। इनके तहत किसी भी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा TPIMs के तहत नहीं रखा जा सकता और उन्हें अपने घर परिवार से दूर रहने पर भी मजबूर नहीं किया जा सकता। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लाई गई ब्रिटेन की ये नीति संदिग्ध लोगों को जेल में डालने के मुकाबले नरम दिखती है, लेकिन जब कोई निर्दोष इसकी चपेट में आ जाए तो मानवाधिकार का सवाल तो उठता ही है। बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य की पड़ताल। करीब 2.5 साल तक ब्रितानी नागरिक कैरी बुलेवांट अपनी मर्जी से काम करने और चलने फिरने तक को आजाद नहीं थे। विदेश में तैनात ब्रितानी सेना के लिए खतरा बताकर उन्हें कंट्रोल ऑर्डर के तहत रखा गया था। तमाम बंदिशों के चलते कैरी की कॉलेज की पढ़ाई तो छूटी ही, और भी बहुत कुछ बदल गया। You end up feeling very empty. आप बहुत खोखला महसूस करने लगते हैं क्योंकि आपकी आम जिंदगी से जुड़ा सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है। आप अपने परिवार के साथ मुकम्मल रिश्ता नहीं रख सकते। कई बार तो अपनी बीमार माँ की देखरेख के लिए घर से बाहर रहने पर मुझे ऑर्डर का उल्लंघन करने के जुर्म में जेल में डाला गया। इस सब से परेशान हो कैरी फरार हो गए, लेकिन फिर एहसास हुआ कि न्याय अदालत में ही मिलेगा। सरेंडर किया और अपना केस लड़ा। साल 2008 में कोई सबूत ना मिलने पर उन पर से ये ऑर्डर हटा दिए गए। किसी व्यक्ति को अगर कंट्रोल ऑर्डर के तहत रखा जाए तो वो किसी जेल में नहीं बल्कि ऐसे ही किसी ब्रितानी रिहायशी इलाके में रहेगा, लेकिन बहुत सी पाबंदियों और पुलिस की पैनी निगाह के तले। और ये सब रहस्यमय तरीके से होगा। यानी फ़र्ज़ कीजिए अगर इसी इलाके में किसी को कंट्रोल ऑर्डर के तहत रखा जाए तो पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। तो कैसा होगा कंट्रोल ऑर्डर वाला घर? Hello, I'm very well. Come in. एड क्लार्क इतिहासकार हैं। गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर उन्होंने कंट्रोल ऑर्डर के तहत रह रहे एक व्यक्ति के साथ उस घर में कुछ दिन बिताए। इस अनुभव को तस्वीरों में कैद कर अब एक किताब छापी है। I mean, even the few days that I spent with him, I got. उस व्यक्ति के साथ बिताए उन थोड़े से दिनों में ही निजी स्तर पर मुझे अलग थलग होने और घुटन का तीखा एहसास हुआ। और दूसरा, मेरे अपने काम पर भी कंट्रोल था। मैं उससे क्या बात कर सकता हूँ, फिर क्या लिख सकता हूँ, कैसी तस्वीरें ले सकता हूँ, वगैरह वगैरह। कंट्रोल ऑर्डर्स अब TPIMs कहलाते हैं। उनकी समीक्षा करने वाले स्वायत्त व्यक्ति डेविड एंडरसन के मुताबिक ब्रिटेन चरमपंथियों को पकड़ने और नियमित समय में सजा दिलाने में कुशल है, लेकिन जिन संदिग्ध लोगों को कानूनी दायरे में नहीं लाया जा सकता, उन्हें रोकने के लिए ये नीति जरूरी है। और इसे लगाने का फैसला भी
शीर्ष स्तर पर ही किया जाता है। It's the Home Secretary who decides whether a TPIM should be imposed. गृह मंत्री को ये तय करना होता है कि किसे इस नीति के तहत रखना चाहिए, लेकिन वो तभी ऐसा कर सकती हैं जब एक स्वायत्त वकील इस बात की तस्दीक करे कि उस व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और एक अदालत भी इस फैसले के हक में हो, और जैसे ही ये लागू होता है उस व्यक्ति को इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार भी मिलता है। लेकिन कई मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे नाकाफी बताते हैं। इन पीड़ित लोगों को इस नीति के तहत पाबंदियों से परेशानी नहीं है, बल्कि उन गुप्त सबूतों से है जिनके बिना पर ये कंट्रोल ऑर्डर किसी पर लागू किए जाते हैं। उनकी सरकार से यही दरखास्त है, अगर आपके पास हमारे खिलाफ सबूत हैं तो हमें गिरफ्तार कीजिए और अदालत में लाइए। हमें पता तो चले हमें खतरा क्यों समझा जा रहा है। आतंक विरोधी नीतियों की पकड़ में आए निर्दोष लोगों को कानूनी मदद देने के अलावा केज प्रिजनर्स जैसे संगठन इन पीड़ितों की आपबीती आम जनता के सामने रखते हैं ताकि वो समाज का विश्वास दोबारा जीत सकें। दिव्या आर्य, BBC, लंदन। इस पर हमने मानवाधिकार कानून और पब्लिक लॉ के जानकार किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर सतविंदर जस से बात की और जानी उनकी राय कि मानवाधिकार के लिहाज से तो ऐसा लगता है जैसे ब्रिटेन में कंट्रोल ऑर्डर पर रखना भारत में हिरासत में रखने से कुछ बेहतर है, लेकिन क्या ये सोच सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि 6 months की इम्प्रिजनमेंट के मुताबिक दिस इज अ मच सॉफ्टर ईजियर मेथड, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर। आप इसका मकसद क्या है? अगर मकसद इज टू डिटेन द गिल्टी, द टेररिस्ट, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक एट लार्ज, तो इस तरह का डिटेंशन विच इज़ इफेक्टिवली एन ओपन एयर प्रिजन, जहाँ पे टैगिंग के सिस्टम के थ्रू आप लिबर्टी इतनी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं विदाउट एविडेंस और विदाउट एनी एंड इन साइट, जस्ट बिकॉज समवन इज ए सस्पेक्ट माइनॉरिटी, then really this in itself violates the rule of law. इसमें कोई शक नहीं है कि terrorism is a curse, it's a modern curse, और ये जो अपने battle है, the war on terror will last generations. लेकिन we have to find a system that is effective, और effective system यही है कि आप पहले ढूंढे कि सभी जो मुसलमान है वो they are not guilty, सभी जो गरीब है they are not guilty, जो है उसके साथ वो evidence आप पेश करें, and then evidence के साथ वो disclose करें। A person has the right to defend himself. अगर उसके पास डिफेंस है, let him present it in court. ये थे प्रोफेसर सतविंदर जस। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और नागरिक स्वतंत्रता के बीच का संतुलन आसान नहीं। ग्लोबल इंडिया में आगे पाकिस्तान में बुर्के वाली सुपर हीरोइन करेगी पढ़ाई के लिए लड़ाई, बच्चों को पसंद लेकिन बुर्के पर विवाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज उबेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305016। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। कहते हैं तुम
देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मैं हूं नेहा भटनागर। अगले साल अफगानिस्तान से अमेरिकी कॉम्बैट फोर्सेस की पूरी वापसी होनी है, जिसके बाद सलाहकार के तौर पर कुछ अमेरिकी सैनिकों के वहां रहने का प्रस्ताव है। अब जीरो ऑप्शन की भी चर्चा शुरू हो गई है, यानी एक भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में नहीं होगा। इससे भारत की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारतीय दूतावास और प्रोजेक्ट्स लगातार तालिबान के निशाने पर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने अमेरिका के विशेष दूत जेम्स डॉबिन से खास बातचीत की, जो हाल ही में भारत का दौरा करके वॉशिंगटन लौटे हैं। मेरा ख्याल है कि भारतीय समझते हैं कि जीरो ऑप्शन तभी एक विकल्प होगा जब अफगानिस्तान के लोग ऐसा चाहें, और ऐसा होने की संभावना नहीं है। अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव है। मैं नहीं समझता कि भारत या पाकिस्तान दोनों में से कोई चाहता है कि नेटो या अमेरिका के सैनिक पूरी तरह से देश छोड़ दें। मेरा ख्याल है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई निर्णायक समझौता हो सके। मैं समझता हूं कि इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। भारतीय मौजूदगी मामूली है, दर्जन 2 दर्जन लोग होंगे। अफगानिस्तान में भारत की खासी सांस्कृतिक और आर्थिक उपस्थिति है। भारत का अफगानिस्तान में कूटनीतिक मौजूदगी रखना पूरी तरह से जायज है। मैं पाकिस्तान की चिंता का कारण समझता हूँ। पाकिस्तानी चिंता बेबुनियाद नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। Groundless, they're simply, in our judgment, somewhat exaggerated. Pakistan and the U.S. have had an on-again off. पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कई दशकों से इसी तरह नरम गरम चलते रहे हैं। हम दरारों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ईमानदारी की जरूरत है, जो अक्सर नहीं रही है। चरमपंथियों के पनाहगाहों के बारे में हमने कुछ तफसील से बात की। पाकिस्तान की क्षमताओं और उसकी नीयत को लेकर कुछ सवाल जरूर हैं, मगर पाकिस्तान खुद भी आतंकवादी हमलों का शिकार होता रहा है। Attack itself from militants. अमेरिका के विशेष दूत जेम्स डॉबिन से खास बातचीत। स्पाइडरमैन, बैटमैन, शक्तिमान तो आपने देखा होगा। अब आ रही है पाकिस्तान की सुपर हीरोइन एनिमेशन सीरीज बुर्का एवेंजर, जिसका मकसद है चरमपंथियों को लड़कियों की पढ़ाई बंद करने से रोकना। लेकिन हर कोई इस सीरीज से खुश नहीं है। इस्लामाबाद से बीबीसी की सबा एहतजाज। मिलिए पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो या फिर कहें सुपर हीरोइन से, एक ऐसी लड़की जो रात में बुर्का पहनकर पढ़ाई के दुश्मनों से जंग लड़ती है और दिन में टीचर के रूप में बच्चों को पढ़ाती है। पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड सीरीज के पीछे हैं पॉप सिंगर एरन हारून रशीद, जो बच्चों को पाकिस्तान के सामाजिक मुद्दों से वाकिफ करवाना चाहते हैं। Yeah, I think that's a good take. You know, as a musician and as an artist, you're always inspired. एक फनकार की हैसियत से आप हमेशा अपने आसपास की स्थिति से प्रभावित होते हैं, और पाकिस्तान में तो मुद्दे आपके सामने मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट का ख्याल तब आया जब चरमपंथियों ने लड़कियों के स्कूल बंद करवाए। बुर्का एवेंजर्स अभी से पाकिस्तान में बहस का मुद्दा बन रहा है, जहां औरतों का लिटरेसी रेट 12% है और बच्चियों के स्कूल अभी तक हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये है हलवापुर। लेकिन असल में औरतों के हक के लिए जंग लड़ने वाली कई औरतें इसके संदेश से इत्तेफाक नहीं रखती। How can you get power from a symbol that is so humiliatingly? आप बुर्के को ताकत का प्रतीक कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि बुर्का असल में तो औरतों को दबाने का प्रतीक है। बुर्का पहन के घूमना तो कैद के समान है। औरतों को दबाने के चिन्ह को आप औरतों की शक्ति से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन बुर्का एवेंजर बनाने वाले कहते हैं कि ऐसी राय बनाने से पहले प्रोग्राम देखना चाहिए। सबा एहतजाज, बीबीसी न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब टेक्नोलॉजी की खबरें क्लिक के साथ हैं विदित मेहरा। दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में पहली बार ऐसी बसें चलाई गई हैं जो सड़क से मिल रही बिजली से चलती हैं। इसके लिए सड़क पर एक पट्टी लगाई गई है जिनसे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, जिसे बसें बिजली में तब्दील कर लेती हैं। इस
जिसमें बस बिना रुके चलते चलते ही बिजली रिचार्ज कर सकती हैं। मनुष्यों पर इस मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता। स्मार्टफोन पर लोकप्रिय मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप ने अब वॉइस मैसेजिंग शुरू करने की घोषणा की है। अब इससे लंबे वॉइस संदेश भेजे जा सकेंगे। व्हाट्सएप इस नए फीचर से अब फेसबुक मैसेंजर, वीचैट, वॉक्सर और बीबीएम को टक्कर देगा, जो पहले ही ऐसी सुविधा देते हैं। सैटिस जापान का एक लग्जरी टॉयलेट है जिसे एक स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल किया जाता है, यानी फोन से ही इसे खोलना, बंद करना या फ्लश जैसे काम हो सकते हैं। लेकिन अब पता चला है कि इस ऐप से कोई भी इस टॉयलेट को कंट्रोल कर सकता है, पर गनीमत है कि ये ऐप तभी काम करेगा जब वो टॉयलेट के पास हो। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम मुलाकात करवाएंगे अफगानिस्तान की पहली महिला एरोप्लेन पायलट से और इंटरनेट सेंसेशन बने हवा में ड्रम बजाने वाले ड्रमर से। डॉल्फिन्स को म्यूजिक पर कूदते और डांस करते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन अब वैज्ञानिकों का कहना है कि डॉल्फिन्स एक दूसरे को पुकारती भी हैं, जैसे कि हम लोग एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। माना जा रहा है कि डॉल्फिन्स इंसानों के अलावा ऐसा करने वाले पहले जीव हैं। डॉल्फिन एक समझदार जीव है, पानी में रहने वाले जीवों में सबसे अलग। अब उसकी समझदारी का एक और सबूत मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे इंसान एक दूसरे की पहचान के लिए नाम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैसा ही डॉल्फिन भी करती है। वो खास तरह की सीटियां बजाकर अपनी पहचान कराती है। स्कॉटलैंड में शोधकर्ताओं ने डॉल्फिन के एक समूह में हर डॉल्फिन की खास ध्वनि को रिकॉर्ड किया और फिर पानी के अंदर स्पीकर पर इन आवाजों को दोबारा बजाया गया। पता चला कि हर डॉल्फिन ने सिर्फ अपनी वाली सीटी सुनने पर ही कोई प्रतिक्रिया की। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों की तरह डॉल्फिन भी अपना नाम सुनने पर जवाब दे रही थी। If you imagine just a mother and its baby, for example, आप सोचिए कि एक बच्चा डॉल्फिन अपनी माँ पर 3 साल तक दूध के लिए निर्भर है, लेकिन वो किसी एक जगह नहीं टिकते हैं, हमेशा तैरते हैं। जब माँ बच्चे को पकड़ नहीं सकती तो समुद्र में गुम होने का खतरा है, इसलिए एक दूसरे से संपर्क साधने का बढ़िया तरीका होना जरूरी है। very efficient communication system. वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों के अलावा किसी जीव में नाम की तरह की किसी चीज का संकेत पहली बार मिला है। डॉल्फिन की भाषा अभी एक रहस्य है और उनकी सीटियों को समझने से उजागर हो सकेंगे कई राज। स्वाति बख्शी, BBC। डॉल्फिन्स की अक्लमंदी के नए सबूत। फिलहाल लंदन के BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे।